सृजन रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। आज कहानियों की श्रृंखला में हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय की रचना एक गांव की का पाठ करेंगे। मेरे मन में गांव देखने की विशेष लालसा रही है। हिंदी फिल्मों में लहलहाते खेतों में सुंदरियों को अटखेलियां करते, खुशहाली से गीत गाते देखकर ये लालसा जागृत हुई। इस बार किसान बजट के कारण इस आग में घी पड़ गया। निश्चित ही कर लिया कि चाहे 2-3 दिन की छुट्टी लेकर जाऊं, पत्नी को भारत माता ग्राम्यवासिनी के दर्शन करवाऊंगा और अपनी लालसा भी पूर्ण करूंगा। इस आसार क्षणभंगुर संसार में न जाने कब कूच का डंका बज जाए और इस एक लालसा के कारण विश्व में पुनः जन्म लेना पड़े। मामा जी को पत्र लिख दिया कि आपके बार बार के निमंत्रण से विवश हम गांव आना चाहते हैं। 10-5 दिन रुकेंगे, बताएं कैसे आए। लगभग लौटती डाक से ही मामा जी का अत्यधिक प्रसन्नता से भरा पत्र मिला। उनके परिवार को हमारे आगमन की सूचना से अत्यधिक प्रसन्नता हुई थी। पत्र के अनुसार हमें दिल्ली बस अड्डे से बस लेकर बीनापुर तक पहुंचना था। आगे की सरदर्दी मामा जी की थी। मैंने और पत्नी ने अटैची संभाला, ऑफिस से छुट्टी ली और मामा जी और महिमामयी अभूतपूर्व ग्रामीण अंचल के लिए यात्रा आरंभ कर दी। सच कहूं, मन बचपन में आधी छुट्टी पूरी हुई किसी प्रसन्नता से भीगा हुआ था। धूल उड़ाती, ठक ठकाती, हमारी पेट की पाचन प्रक्रिया को बढ़ाती बस ने उछल कूद कर बीनापुर के बस स्टैंड पर पहुंचा ही दिया। पत्नी का लिपस्टिक पाउडर से सुगंधित चेहरा अब इस आध्यात्मिक ज्ञान का संकेत दे रहा था कि हम मिट्टी में से ही पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। मामा जी बस स्टैंड पर ही उपस्थित थे। बड़े प्यार से उन्होंने हमें गले लगाया और पूछा, यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं। मामी जी और बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मैंने प्रणाम करते हुए कहा और पत्नी को संकेत किया कि वो पांव छुए। वे सब घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, पहले जल्दी से सामने वाले टेम्पो पर सामान रख लो। बातें तो घर जाकर के हो ही जाएंगी। ये टेम्पो अगर निकल गया तो पहुंचने में रात हो जाएगी और जल्दी करो। हाँ, हमने फटाफट सामान रखा। टेम्पो घर घर करता हुआ चल दिया। टेम्पो की गति सिद्ध कर रही थी कि चाहे गांवों में आधुनिक वाहन पहुंच गए हैं, परंतु गति अभी बैलगाड़ी की ही विद्यमान है। मैं समझ गया कि इस टेम्पो के छूटने पर रात क्या, पहुंचने में दूसरा दिन भी हो सकता था। मैं चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को देखकर मुग्ध होना चाहता था, परंतु चिलचिलाती धूप और प्यास ऐसा होने नहीं दे रही थी। उड़ती हुई धूल सिद्ध कर रही थी कि केवल गोधूली के समय ही पथ से पशुओं के घर लौटने पर धूल नहीं उड़ती है, अपितु टेम्पो के गांव की ओर जाने से भी धूल उड़ती है। धूसर भुजंग सा मैं और धूसर भुजंगी सी मेरी पत्नी गांव के सौंदर्य को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। न लहलहाती हुई खेतियां दिखाई दे रही थीं और न अटखेलियां करती हुई ग्राम सुंदरियां। टेम्पो में बैठी सुंदरियां ने हाथ भर के घूंघट काढ़े हुए थे। बस राशन, तेल, बेरोजगार दफ्तर, सिनेमा हॉल आदि के आगे पंक्ति में लगे धक्कों की स्मृति को अपनी प्रतिभा से भुलाता हुआ टेम्पो अपने शालीन धक्कों को याद हमारे हृदय में रोक रहा था। मामा जी क्या अभी ज्यादा दूर है? मामा जी
क्या अभी ज्यादा दूर है? नहीं बेटे, आध घंटे का रास्ता है, फिर आगे से तांगा ले लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मामा जी ने पीठ थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्यों, थक गए क्या? भाई, तुम्हें तो शहर के टैक्सी स्कूटरों की आदत है ना। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है, जबकि था वैसा ही, बस आदरवश कहना पड़ा। अनेक बार जीवन ऐसा होता है, जैसा होता है ना वैसा हम पर सम्मान, स्वाभिमान, स्व अकड़ आदि के कारण स्वीकार नहीं कर पाते हैं। टेम्पो ने एक निश्चित स्थल पर हमें लाकर लगभग फेंक दिया। 2-3 तांगे वाले खड़े थे। एक ने मामा जी को संबोधित करके कहा, राम राम पंडित जी, ले आए मेहमानों को? देर लगा दी। हाँ भाई रघु, देर तो हो ही गई है, बस अब तुम जल्दी तांगा चला दो, रात से पहले पहुंच जाएं। मामा जी ने तांगे पर शीघ्रता से सामान रखते हुए कहा। जल्दी ही करेंगे पंडित जी, हमें भी रात की चिंता है। मामा जी, पानी नहीं मिलेगा? मुझे प्यास लग रही थी। बस अब घर पहुंचे ही लस्सी पिलाएंगे तुम्हें। चलो रघु, देर हो रही है। मामा जी की शीघ्रता मन को संदिग्ध कर रही थी। गंजी धरती, इकलौते पेड़, खाली सा वातावरण, बौराए से पशु पक्षी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये गांव है। तांगे पर बैठा मेरा मन घोड़े की टक टक चाल पर मुग्ध होकर गाने को कतई नहीं कर रहा था। न किसी तालाब पर ग्रामवधुएं स्नान कर रही थीं, न किसी कुएं से पानी भरकर कोई पनिहारिन लजाती हुई बल खाती हुई सी जा रही थी। मामा जी, क्या गांव अभी आया नहीं? मेरी जिज्ञासा ने अंततः अपना मुंह खोला। बेटा, ये गांव ही तो है, क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये बात नहीं है, वे लहलहाते हुए खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे अच्छा सच बेटा, बिना लहलहाते खेतों के गांव कैसा? फसल कट चुकी है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बेटा देख, रघु हमारे भांजे इसे गांव मानने को तैयार ही नहीं है। पहली बार आए हैं ना, मामा जी ने हंसकर कहा। हाँ पंडित जी, अब तो शहर वाले गांव से इतना दूर हो गए हैं कि गांव उनके पहचानने में ही नहीं आता। वो व्यंग मुझ पर था। मैं चुपचाप ग्रामीण सौंदर्य के नाम पर जो कुछ दिखाई दे रहा था देखने लगा। घर पहुंचे तब तक शाम धुंधला चुकी थी। परिवार के तथा आस पड़ोस के कुछ लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मामी जी मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। बच्चे तो सहमे से पहले परिचय के कारण बार बार नमस्ते के लिए कहने पर भी हाथों में हाथ फंसाए कोने में खड़े थे। मामा जी का कच्चा पक्का मकान काफी बड़ा था। दिल्ली में किसी के पास इतनी जमीन हो तो वो करोड़पति सरलता से हो सकता है। यही तो विडंबना है कि जो चीज जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां है। आसपास 6-7 घरों को छोड़कर दूर तक शाम के धुंधलके में अद्भुत भयावहता के दर्शन हो रहे थे। घरों से लालटेन अथवा दिए का मध्यम सा प्रकाश छन कर बाहर बिखर रहा था। हिलता हुआ मध्यम प्रकाश किसी आशंका से कंपित लग रहा था। अच्छा पंडित जी, तुम मेहमानों की आवभगत करो, हम चलते हैं। रात भी गिर आई है, चलकर घर बार संभालें। तुम भी अपनी किवाड़ ठीक ठाक से बंद कर लो, कोई जरूरत हो तो पुकार लेना। एक बुजुर्ग से व्यक्ति ने आए हुए पड़ोसियों की ओर से जैसे प्रतिनिधि बनकर कहा। सब धीरे धीरे राम राम कहते हुए चल दिए। रात गिरने की आशंका का रहस्य
अब मुझे चिंतित कर रहा था। मैंने मामा जी से पूछ ही लिया, क्या बात है मामा जी, यहाँ रात को क्या कोई शेर वेर आता है जो आप लोग रात से इतना डरते हैं? मेरा स्वर व्यंग्यात्मक था। मामा जी घर के मुख्य किवाड़ को बंद कर रहे थे। मुख्य किवाड़ के बाद एक आंगन था जिसमें इस समय हम लोग बैठे हुए थे। इसके बाद बड़े बड़े कमरे आरंभ हो जाते थे जिनमें बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए थे। आंगन में एक और 2 भैंसें बंधी हुई थीं। मामा जी ने किवाड़ का सांकल लगाते हुए कहा, पहले स्नान वस्नान कर लो, जंगल पानी हो लो, फिर करते हैं आराम से बातें। जंगल पानी होना हो तो अभी हो लो, क्योंकि इसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तुम्हारी तरह अटैच टॉयलेट नहीं है। रात अधिक हो गई तो जंगल पानी में दिक्कत होगी। आप बताते क्यों नहीं हैं कि क्या दिक्कत होगी? कब से रात का डर हमारे दिल में बैठा रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं। पहले आप बताइए, फिर हम कुछ करेंगे। मैं लगभग बिगड़ सा गया। कम बोलने वाली मेरी पत्नी की आंखें भी यही कह रही थीं। बेटा, यहाँ रात को डाकू आते हैं। मामा जी के ये कहते ही मेरी पत्नी की चीख निकल गई और हालत मेरी भी कुछ साहसपूर्ण तो नहीं थी। डरने की कोई बात नहीं है, घर में 2-2 बंदूकें हैं, पास पड़ोस सारा इकट्ठा हो जाता है, मामा जी ने समझाते हुए कहा। इसीलिए रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता है? मैंने पूछा। हाँ बेटा, बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, वो तो घर में भी चौन नहीं लेने देते हैं। आकर बल्लमों से घरों के दरवाजे खोदते हैं। मुंह के पास बंदूकें, बल्लम, लाठियां, ना जाने क्या क्या होते हैं। मैं तो इनसे कब से कह रही हूं कि छोड़ दो ये जगह। मामी जी एकदम आवेश में आकर बोली और फिर एकदम उनके स्वर में ठहराव और विवशता आ गई। पर बेटा, अपनी जमीन कोई ऐसे थोड़ी छोड़ी जाती है। पत्नी चुपचाप बैठी आतंकित सी गांव के वर्णित सौंदर्य का पान कर रही थी। उसके चेहरे पर कहाँ आकर फंस गए का स्वभाव था। मैं भी चुप सा हो गया था। हमारी इस चुप्पी को लक्षित करके मामा जी ने समझाया, अरे डरने की कोई बात नहीं है, दुनिया में बहादुर बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसे डाकू जीने नहीं देंगे। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता पानी करो। फिर मामा जी ने मामी जी को संबोधित करके कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो, चलो जल्दी इनके नाश्ते पानी का इंतजाम करो। चल मुन्ना, बरमे में से नहाने के लिए ठंडा पानी तो निकाल ला। सुनो, कल सुबह ही निकल पड़ेंगे यहाँ से। पत्नी ने एकांत मिलते ही अपना निर्णय मुझे सुनाया। अब आए हैं तो 2-1 रोज ठहर लेंगे। मामा जी मामी जी क्या सोचेंगे? ये लोग भी तो यहाँ रहते हैं, मैंने समझाया। परंतु आतंकित मैं भी कम नहीं था। पर मैं नहीं रह सकती, पत्नी ने मेरी बात को वीटो करते हुए कहा। मामी जी ने खाना अच्छा बनाया था, परंतु उसका स्वाद तो डाकू ले उड़े थे। पत्नी ने विशेष आग्रह पर भी थोड़ा बहुत खाया और मैंने भी बाहर जाने के भय से विशेष पेट भरकर नहीं खाया। थोड़ा खाई अपनी पत्नी से मैंने कहा, अगर तुम यहाँ 10-5 दिन रह जाओ तो तुम्हारी अच्छी खासी डाइटिंग हो सकती है। तुम ही क्यों नहीं खुलकर खाते? पत्नी का व्यंग सार्थक था, क्योंकि मैंने घर से चलते हुए गांव में खूब डटकर खाने और सेहत बनाने की बात की थी। जून की गर्मी के बावजूद गांव की रात में ठंडक थी। खुले आंगन के कारण बड़ी मधुर हवा मन को छू रही थी, परंतु साथ साथ छू रहा था डाकुओं का भय। मामा जी के साथ मैं तो इधर उधर की बातें गप्पे लड़ा रहा था, परंतु पत्नी मामी जी के साथ बातें करते हुए हाँ
में ही उत्तर दे रही थी। चलो अब रात काफी हो गई है, तुम लोग भी सफर से थके हुए होगे, सो जाओ, मामा जी ने जम्हाई लेते हुए कहा। नहीं, हम तो खास नहीं थके हैं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, जागते हैं, पत्नी ने एकदम बात काट कर कहा। वस्तुतः ये उसका भय बोल रहा था। पत्नी एकमात्र प्रेमिका साथ हो, विरह का कोई कारण न हो, और फिर भी नींद क्या, क्यों रात भर नहीं आती कि वेदना से गुजरना पड़े। कितनी बड़ी यंत्रणा है। पत्नी करवटें बदल रही थी और मैं उसका साथ दे रहा था। मामा मामी जी को शायद हमारी नींद की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद पत्नी उठ बैठी। क्यों, क्या हुआ, मैंने पूछा। पेट में दर्द हो रहा है। सुनो मुन्नू की अम्मा, बहू को जरा चूरन निकाल के दे दो, अभी ठीक हो जाएगा। बहू, तूने तो ज्यादा खाया भी नहीं, पेट कैसे दर्द होने लगा। मामा जी भी उठकर बैठ गए थे और मैं समझ रहा था कि ये पेट दर्द किस मनोवैज्ञानिक भय के कारण हो रहा है। गर्म पानी के साथ चूरन खिलाया गया और मामी जी ने आराम से आंखें बंद करके पत्नी को लेट जाने की सलाह दी। मैंने भी पानी पिया और आकर चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर बाद देखा तो पत्नी जी फिर से। मामा जी तो खर्राटे भरने लगे थे और शायद मामी जी को भी झपकी लग गई थी। अब क्या हुआ, दर्द कम नहीं हुआ क्या। नहीं, अभी हो रहा है। पत्नी का स्वर कुछ रुआंसा था। थोड़ी देर घूम लो, थोड़ी गैस वैस होगी निकल जाएगी। पत्नी मेरी सलाह पर घूमने लगी, परंतु बात शायद फिर भी नहीं बनी। वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई। लगता है बाहर जाए बिना का दर्द ठीक नहीं होगा। क्या बात करती हो, बाहर खतरा है, तुम्हें मालूम है। टेंशन होते ही तुम्हारा पेट गड़बड़ा जाता है। अब तुम इतनी सी टेंशन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा जी ने पहले ही कह दिया था कि जाना हो तो हो लो, कोशिश करो, ध्यान कहीं और लगाओ, रुक जाएगी, मैंने खींचते हुए कहा। अब ये अपने वश की बात थोड़े ही है, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कहते कहते उसके मुंह से दर्द के कारण सी भी निकल गई। क्या बात है बेटा, बहू के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ क्या। मामा जी की नींद खुल गई थी। नहीं मामा जी, बढ़ गया है, बाहर जाने की बात कह रही है। बाहर, मामा जी का स्वर थोड़ा चिंताजनक था। अच्छा, देखता हूं। मामा जी उठे, उन्होंने अंदर से बंदूक उठाई, मुझे भी एक लाठी लेने को कहा और फिर आवाज लगाई, किसना, चौधरी साहब, भीम सिंह, जरा बाहर आना। मामा जी की आवाज में जोर था। दूसरी ओर से उनका उत्तर आ गया। हम सब ने कोई न कोई हथियार पकड़ा हुआ था। पत्नी के साथ मामी जी थी। दृश्य बड़ा विचित्र लग रहा था जैसे किसी शहंशाह को पूरे सैनिक सम्मान के साथ नित्य कर्म करवाया जा रहा हो। इस समय तो सोचकर हंसी आती है, परंतु उस समय सब बड़ी मुस्तैदी से अब साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाकायदा मोर्चा बनाया हुआ था। कहीं जरा सी भी आहट होती सब सतर्क हो जाते। हमारे दिल में 3 बंदूकधारी, 4 बल्लमधारी और 4-5 ही लाठियां धारण किए हुए थे। हमारे दल में 3 बंदूकधारी, 4 बल्लमधारी और 4-5 लाठियां धारण किए हुए थे। इस विचित्र परिस्थिति में पत्नी की मनः स्थिति को मैं समझ रहा था। वो ये सोच सोच कर आत्मग्लानि से पीड़ित हो रही होगी कि इसके कारण इतने सारे लोग रात की निद्रा त्याग कर उसकी सेवा में खड़े हैं, और वो भी किस कारण से। बेटा, अगर तुम्हें भी। नहीं मामा जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। रात लगभग आंखों में ही कटी। अंतिम पहर में नींद आ गई। उठा
तो देखा पत्नी सामान बांध रही थी और मामा मामी जी उसे समझा रहे थे। मुझे उठा हुआ देखा तो मामा जी बोले, बेटा बहू को समझाना, अभी आए देर नहीं हुई है और चलने की बात कह दी। 2-4 दिन तो रहो ना। मामा जी बात यह है कि छुट्टी नहीं है, बड़ी मुश्किल से आए हैं। बस अब आपका गांव देख लिया है, अगली बार जब फसल होगी ना तो लंबी छुट्टी लेकर आएंगे। इस बार माफ कर दीजिए। मैंने कहा, जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए पत्नी जाने से नहीं रुकेगी। और जिस तरह हमारी राजसी सवारी गांव आई थी उसी तरह लौट के घर को लौटे। 10-15 दिन की छुट्टियां लेकर गांव के सौंदर्य का रसपान करने गए थे, एक दिन में करके लौटना पड़ा। अब जब भी गांव जाने की बात करता हूं तो पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेम जन्मेजय की रचना एक गांव की। इसी के साथ मुझे यानी जूही शुक्ला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।